नमस्कार, मैं लक्ष्मण यादव आज आपके सामने फिर से प्रदर्शित हो चुके हैं कुछ नए टॉपिकों को लेकर। जिस टॉपिक को हम लोग आज अध्ययन करेंगे वह सबसे बेस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है हर कंपटीशन एग्ज़ाम, बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए, चाहे जिसके लिए आप तैयारी करते हैं, यह टॉपिक उसके लिए जब बहुत ज़्यादा मायने रखता है। अगर आप रसायन विज्ञान पढ़ते हैं, अगर केमिस्ट्री के छात्र हैं, तो आपको यह चीज़ आना चाहिए जो यहाँ पर मैं लिखा हूँ, क्वांटम संख्या। चूँकि क्वांटम संख्या बारे में बहुत लोगों को कन्फ्यूजन बना रहता है, क्वांटम संख्या है क्या, कैसे निकाली जाती है, निकालने में परेशानी होती है। तो आज उन झंझटों को दूर करके आज हम उन महत्वपूर्ण चीज़ों को पढ़ेंगे जो हमारे सामने नज़र आ रहा होगा, क्वांटम संख्या। तो सबसे पहले क्वांटम संख्या को पढ़ने से पहले एक बात जान लिया जाए कि यह क्वांटम संख्या बनी कहाँ से, आई कहाँ से यह क्वांटम संख्या। तो चूँकि तुम सब 11th में पढ़े होगे, 9th में भी थोड़े बहुत अध्ययन किए होगे कि सबसे पहले परमाणुओं के बारे में, उसके मॉडल के बारे में बताने वाले वैज्ञानिक थे जो थॉमसन, जे थॉमसन। फिर इसके बाद उनमें कुछ कमी आई थे, रदरफोर्ड आए, अपना प्रयोग द्वारा, एक्सपेरिमेंट द्वारा सिद्ध किया। फिर इसके बाद बोहर ने आए, बोहर ने भी उनकी कमियों को दूर करके कुछ सिद्ध किए, कुछ बताए, बात को बताए। तो बोहर ने बताया कि जैसे कि हर तत्व के भीतर नाभिक होते हैं, उन नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन एक निश्चित कक्षा में चक्कर लगाते हैं, जिनको कक्षा या सेल या कोष कहा गया, अर्थात जिनका n बराबर 1 का हो, n बराबर 2, n बराबर 3, इस प्रकार से n बराबर 4, मतलब कि LMN, मतलब उनका नामकरण किया गया था। तो यह कुछ बातें आपको जानकारी होनी चाहिए और होगी भी। और तब हम आगे चलते हैं क्वांटम संख्या के पास। तो यह कुछ विशेष बातें होनी चाहिए, याद रखना कि यह कक्षक है KLMN, ये सब कक्षक है, n बराबर 1, n बराबर 2, n बराबर 3, n बराबर 4, ये सब कक्षाएं हमारी कोष है, हमारी जो बोर के अनुसार बताई गई थी। फिर बोर में भी कमी आई तो सोमरफेल्ड नामक वैज्ञानिक आए, उन्होंने भी इनको कमियों को दूर किया। फिर इसके बाद तुम सब पढ़े होगे डी ब्रॉगली की परिकल्पना, हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत। तमाम प्रकार के बातों से अध्ययन करने से यह चीज़ें निकल कर आई थी। यह चीज़ें निकल के कहाँ आई थी पूर्ण रूप से उसकी जानकारी मैं देता हूँ। एक वैज्ञानिक थे श्रोडिंगर, देखो नाम पर थोड़ा ध्यान से गौर फरमाना। श्रोडिंगर एक वैज्ञानिक थे जो उन्होंने हाई लेवल के लिए एक समीकरण बताया, जिनको कहा गया तरंग समीकरण। तरंग समीकरण, उनके तरंग समीकरण से जो है 3 हल निकल कर आए थे, जिनका नाम है NLML। यह क्वांटम संख्या बनी कहाँ थी, इसके बारे में चर्चा हो रही है। क्वांटम संख्या बनने का कारण था श्रोडिंगर एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने तरंग समीकरण दिया, और तरंग समीकरण से उनके समीकरण से 3 हल निकले, जिनका नाम था NL और ML। NL और ML, इनके समीकरणों को सॉल्यूशन निकल कर आए हैं तीनों। क्या निकल कर आए? हल, सॉल्यूशन, जिन्हें कहा गया क्वांटम संख्या। क्या कहा गया? क्वांटम संख्या। अर्थात इस क्वांटम संख्या थे, अर्थात इनके तरंग समीकरण से जो हल निकला वह इन कक्षकों के, कक्षक को या कोष को, इन कक्षकों के कोष और ऊर्जा, कोष और ऊर्जा के बारे में क्या देता है? जानकारी देता है। उसे क्या कहा जाएगा? क्वांटम संख्या। तो बात ध्यान से सुनो, क्वांटम संख्या किसे कहेंगे? क्वांटम संख्या उसे कहा जाएगा जो श्रोडिंगर के तरंग समीकरण से 3 सॉल्यूशन निकले थे, और वह 3 सॉल्यूशन जो है कोष और ऊर्जा, कोष और ऊर्जा का क्या करता है भैया? अध्ययन, जानकारी, अध्ययन करने में जानकारी देता है। उसे क्या कहा जाएगा? क्वांटम संख्या। तो इनके सॉल्यूशन से 3 प्रकार से निकल कर आए थे, NL और ML। इनको क्वांटम संख्या कहा गया। एक और बनाई गई थी जिसका नाम था MS। क्या नाम था? MS।
तो इन चीज़ों को हम लोग धीरे धीरे पारी पर अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले अब हम लोग जानेंगे क्वांटम संख्या के प्रकार। क्वांटम संख्या के प्रकार। क्वांटम संख्या के 4 प्रकार थी। कितने प्रकार बताएगी? 4। पहले का नाम था मुख्य क्वांटम संख्या। दूसरे का नाम बताया गया द्विगंशी क्वांटम संख्या। तीसरे का नाम निकल कर आया था चुंबकीय क्वांटम संख्या। चुंबकीय क्वांटम संख्या। चौथे का नाम था चक्करण या स्पिन क्वांटम संख्या कह लो। चक्करण या स्पिन क्वांटम संख्या। जिनमें से यह 4 जो है, जिनमें से 4 में से 3 1 2 3 यह श्रोडिंगर के तरंग समीकरण से सॉल्यूशन हल से निकाला गया था, और एक जो है अलग से इसको बनाई गई थी इनको कक्षकों के बारे में अध्ययन करने के लिए। सबसे इन चारों का मेन मोटो यह है कि किसके बारे में अध्ययन करना? कक्षक। अब आपको पता होगा कक्षक किसे कहते हैं? कक्षक उसे कहते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की प्रायिकता 90% से क्या हो? अधिक हो। याद रखना, एक बार फिर से बता दे रहे हैं, कक्षक किसे कहेंगे? कक्षक उसे कहेंगे जिसमें इलेक्ट्रॉन के पाई जाने की संभावना या प्रायिकता 90% से अधिक होती है, उसे क्या कहा जाएगा भैया? कक्षक। क्या कहा जाएगा? कक्षक। तो इस बात को नोट कर लेना। तो इतने बात को नोट करो, तब हम आगे चलते हैं अगले सबसे पहले क्वांटम संख्या के पास, जिसका नाम है मुख्य क्वांटम संख्या। तो सबसे पहले हेडिंग डाल दो तुम सब, मुख्य क्वांटम संख्या। मुख्य क्वांटम संख्या। यह क्वांटम संख्या बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, अगर आएगा तो समझो मजा आ जाएगा। तो देखो मुख्य क्वांटम संख्या क्या होती है? मुख्य क्वांटम संख्या को हम लोग यल से प्रदर्शित करेंगे, छोटका वाला यल, स्मॉल यल। किससे प्रदर्शित करेंगे? यह छोटका यन से। किसे? मुख्य क्वांटम संख्या को हम लोग किससे प्रदर्शित करेंगे? छोटका यन से। किसे? छोटा वाला यन। जो यह मुख्य क्वांटम संख्या होती है वह कोश के और उस कोश के ऊर्जा और आकार के बारे में जानकारी देती है, उसे क्या कहा जाएगा? मुख्य क्वांटम संख्या। तो लिख लो इस बात को, मुख्य क्वांटम संख्या किसे कहेंगे? मुख्य क्वांटम संख्या हम लोग उसे कहेंगे जो कोश, ऊर्जा और आकार के बारे में जानकारी देता है, उसे क्या कहा जाएगा? मुख्य क्वांटम संख्या। तो इस बात को नोट कर लो, मुख्य क्वांटम संख्या किसे कहेंगे? जो कोश को, ऊर्जा और उसके आकार के बारे में जानकारी देगा, उसे क्या कहा जाएगा? मुख्य क्वांटम संख्या। इससे किससे प्रदर्शित करेंगे? यन से। ओके, बातें क्लिक हुआ, समझ में आई? तो आगे की ओर चलते हैं। जब यह जो यन है, यन मतलब 1 2 3 4, यह इस प्रकार कहने का मतलब है अगर हम लोग कक्षकों की संख्या बढ़ाएंगे तो कक्षकों की संख्या के साथ साथ हमारे ऊर्जा का भी मान बढ़ेगा। यानी कक्षक बढ़ाओगे, यानी कक्षकों के मान को बढ़ाओगे तो ऊर्जा का मान भी क्या होगा? बढ़ेगा। तो कहीं नोट में करके लिख लेना, क्या लिखोगे? कक्षक के साथ साथ
यानी कक्षक के साथ साथ ऊर्जा का मान भी बढ़ता है। कक्षक के साथ साथ ऊर्जा का मान भी क्या होता है, बढ़ता है। तो इस बात को नोट कर लो भैया, कक्षक के साथ साथ ऊर्जा का मान भी क्या होता है, बढ़ता है। कक्षक के साथ साथ ऊर्जा का मान भी क्या होता है, बढ़ता है। जैसे n कहने का मतलब है n1 बराबर 1, n2 n बराबर 3, n बराबर 4। मतलब इस प्रकार से कक्षक का मान बढ़ा रहे हैं। तो यहाँ पर मान लो E1 E2 E3 E4 होगा। तो कहने का मतलब जब यह कक्षा बढ़ेगा तो ऊर्जा का मान भी क्या होगा, बढ़ेगा। ऊर्जा का मान भी क्या होगा, बढ़ेगा। जब ऊर्जा का मान बढ़ेगा तो इसका आकार भी क्या होगा, बढ़ेगा। याद रखना कि क्या याद रखोगे कि जिस प्रकार से कक्षकों की संख्या बढ़ाओगे n बराबर 1 n बराबर 2 n बराबर 3 n बराबर 4, ठीक उसी प्रकार से इनके ऊर्जाएं के मान भी बढ़ेंगे और ऊर्जाएं के मान के साथ साथ आकार का मान भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो यह बातें यहाँ तक क्लिक हुआ, नोट हुआ। तो थोड़ा एक बार फिर से गौर फरमा लो भैया, क्या बताओगे मुख्य क्वांटम संख्या किसे कहेंगे, एक बार साथ में बोल लो। मुख्य क्वांटम संख्या उसे कहा जाएगा जो कोश, ऊर्जा और आकार के बारे में जानकारी देगा, उसे मुख्य क्वांटम संख्या कहा जाएगा। उसे किससे प्रदर्शित करेंगे, छोटा वाला n से। किसे, छोटा वाला n से। तो यहाँ तक बात समझ में आई। तो मैं इधर की बात को रफ करता हूं, तब तक इसको नोट कर लो। एक बात और नोट कर लेना इसमें, ये जो मुख्य क्वांटम संख्या है, मुख्य क्वांटम संख्या को बोर नामक वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया था। प्रतिपादित किया था। क्या एक बात याद करोगे, क्या एक बात याद रखोगे कि जो मुख्य क्वांटम संख्या है, मुख्य क्वांटम संख्या को बोर नामक वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया था। बोर नामक वैज्ञानिक ने क्या किया था, प्रतिपादित किया था। जो कोश और ऊर्जा और आकार के बारे में क्या करता है भैया, जानकारी देता है। जो कोश और ऊर्जा और आकार के बारे में क्या देता है भैया, जानकारी देता है। तो यह मुख्य क्वांटम संख्या आई कहाँ से, या श्रोडिंगर के तरंग समीकरण के हल से मान निकला गया था। कितने हल निकले थे, 3, n, l और ml, जिन्हें क्वांटम संख्या कहा गया था। अगला हेडिंग डाल लो तुम सब, द्विगंशी क्वांटम संख्या। द्विगंशी क्वांटम संख्या, ठीक है। द्विगंशी क्वांटम संख्या, क्या हेडिंग डालोगे भैया, द्विगंशी क्वांटम संख्या। देखो इसे एक और नाम देते हैं हम लोग, इसका एक और नाम होता है द्वितीयक क्वांटम संख्या। द्वितीयक क्वांटम संख्या, इसे एक और नाम देते हैं हम लोग, क्या, द्वितीयक क्वांटम संख्या। द्वितीयक क्वांटम संख्या, बात समझ में आई। इसका एक और नाम होता है, तुम सब कहोगे यार मारे को नमो बता रहे हैं। तो देखो यह डाटा बड़े में आसानी से नहीं तैयार किया जाता, बड़ा मेहनत लगती है। तो इनका नाम है, तो इनको विशेष प्रकार से जानकारी रखे रहना। कहीं यह चीज़ दिया नहीं रहता है, बड़े रेयर केस में मिल जाता है, कहीं तो ठीक है। तो द्वितीयक क्वांटम संख्या एक और नाम दिया जाता है भौम क्वांटम संख्या। अजीब किस्म का नाम है, भौम क्वांटम संख्या। हाई भैंसिया भ है, भौम क्वांटम संख्या, ठीक है, इसका नाम है। तो इनके कितने नाम है जान गए, कौन कौन नाम है, द्विगंशी क्वांटम संख्या, द्वितीयक क्वांटम संख्या और भौम क्वांटम संख्या। भौम क्वांटम संख्या, बात समझ में आई। इसे किसने प्रतिपादित किया तो उसको जान लो। इसे प्रतिपादित करने वाले वैज्ञानिक का नाम था, इसे प्रतिपादित करने वाले वैज्ञानिक का नाम था, इसे प्रतिपादित
करने वाले वैज्ञानिक का नाम था, तुमको याद होना चाहिए किसका क्या नाम था, जो वह वैज्ञानिक था जो बोर के परमाणु मॉडल की कमियों को थोड़ा सा सही शुद्ध किया था, जिसका नाम था, तुम सबको नाम दिमाग में आ जाना चाहिए, कौन शुद्ध किया था उनकी कमियों को, सोमरफेल्ड। तो ये बताओ द्विगंशी क्वांटम संख्या को प्रतिपादित करने वाले वैज्ञानिक का क्या नाम था, सोमरफेल्ड। इसका क्या क्या नाम होता है, द्वितीय क्वांटम संख्या और भौम क्वांटम संख्या। अब इसके बारे में जानो, यह जो द्वितीय क्वांटम संख्या है या भौम क्वांटम संख्या है, द्विगंशी क्वांटम संख्या है, इसे प्रतिपादित करने वाले वैज्ञानिक थे सोमरफेल्ड। और इसका काम होता है उपकोष, इसका काम होता है उपकोष की जानकारी देना, कक्षकों के उपकोष की जानकारी देना। तो ये बात याद रखना कि मुख्य क्वांटम द्विगंशी क्वांटम संख्या किसके बारे में जानकारी देगा, उपकोष के बारे में। तो परिभाषा लिखना चाहते हो तो लिख लो, ऐसी क्वांटम संख्या जो उपकोष के बारे में जानकारी देती है, उपकोष के बारे में जानकारी देती है, उसे द्विगंशी या द्वितीयक या भौम क्वांटम संख्या कहते हैं। बात समझ में आई, बात क्लियर हुआ, क्लिक हुआ। तो अब आगे बात बढ़ाते हैं, इसे हम लोग छोटा वाला यल, स्मॉल यल से प्रदर्शित करते हैं। किसे, छोटा वाला यल या स्मॉल यल से प्रदर्शित करते हैं, किसे, द्विगंशी क्वांटम संख्या को। तो बात क्लियर हुआ, क्लिक हुआ, तो नोट कर लो, फिर से एक बार रिपीट करते रहे, क्या कहा जाएगा, भौम या द्वितीयक या द्विगंशी क्वांटम संख्या को ऐसी क्वांटम संख्या जो कक्षकों के उपकोष के बारे में जानकारी देता है, उसे द्विगंशी द्वितीयक भौम क्वांटम संख्या कहा जाता है। इसे छोटा वाला यल से प्रदर्शित करते हैं, इसे छोटा वाला यल से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ तक बात क्लियर हुआ। तो एक बात याद रखना इस यल के बारे में, दो चीजें बहुत बेहतरीन तरीके से याद रखना, ठीक है। एक बार और जानकारी इसके लिए जान लो, उपकोष 3 होते हैं, 4 होते हैं, S P D F। होते तो और भी हैं, उपकोष और भी होते हैं जिनका हम लोग उपयोग नहीं करते हैं, G H I J। ये भी हमारे किसके अंतर्गत आते हैं, उपकोष के ही अंतर्गत आते हैं, उपकोष के ही अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो याद रखना उपकोष और भी होते हैं, S P D F मुख्य रूप से 4 ही हैं, लेकिन उपकोष साथ में ये भी होते हैं, G H I J K भी होता है। मतलब कहने का मतलब ये भी उपकोष होते हैं, लेकिन उनका उपयोग नहीं होता है, हमारा काम F तक हो जाता है। तो एक फैक्ट तरह याद रखना कि उपकोष तो सब लोग 4 ही पढ़ाते हैं, होता भी है 4 मुख्य रूप से, लेकिन और भी है जिनका G H I J K, ठीक है। तो इनका उपयोग अभी बताएंगे, घबराना मत, अभी समझ में आ जाएगा इन भाइयों लोगों का, जिसको मैं ब्लैक से लिख दे रहा हूँ, G H I J K, ठीक। ये अभी हमारे क्या है, उपकोष है, याद रखोगे। उपकोष मुख्य रूप से 4 होते हैं और अन्य होते हैं G H I K J। तो और सिर्फ चूंकि 4 ही का उपयोग हमारे काम में आता है, तो 4 ही तक हम सीमित करके छोड़ देते हैं, ठीक है। तो हम यल के पास चलते हैं। यल के लिए 2 मान याद रखना, 2 चीज याद रखना, यल के लिए 2 बातें बहुत बेहतरीन तरीके से याद रखना। पहला बात यह है कि यल का मान अगर 0 होता है, अगर यल का मान 0 होता है, यदि यल का मान 1 होता है, यदि यल का मान 2 होता है, तो यदि यल का मान 3 होता है, तब क्या होता है, तब देखो क्या होता है, कुछ नहीं होता है। होगा का भैया, जो होगा उसे होना ही चाहिए। देखो जब यल का मान 0 होगा तो उसे कहा जाएगा यस उपकोष। क्या कहा जाएगा, यस उपकोष। क्या कहा जाएगा, यस उपकोष। यदि यल का मान 1 होगा तो उसे कहा जाएगा पी उपकोष। क्या कहा जाएगा, पी उपकोष। यदि यल का मान 2 होगा, तो उसे कहा जाएगा डी उपकोष। क्या कहा जाएगा, डी उपकोष। यदि यल का मान 3 होगा, तो उसे कहा जाएगा एफ उपकोष।
बात समझ में आई? बात क्लिक हो रही है, बात लिंक कर रहे हो, बात समझ में आ रही है? जो भी तुम कह लो, थोड़ा यहाँ भी गौर फरमा के ध्यान से देख लो। क्या गौर फरमाना है? ध्यान फरमाओ भैया कि यदि यल का मान 0 होगा तो यस उपकोष, यदि यल का मान 1 होगा तो पी उपकोष, यदि यल का मान 2 होगा तो डी उपकोष, यदि यल का मान 3 होगा तो एफ उपकोष। क्लिक हुई बात? यह यल के लिए 2 बातें बता रहा हूँ, यह पहली बात है, यह पहली बात है, ठीक है? यल के लिए 2 बात याद रखना, यह पहली बात। दूसरी बात यल का मान निकालने के लिए, यल का मान निकालने के लिए एक थोड़ा सा चूरन टाइप, चुटकी टाइप या जो भी मक्खन टाइप, जो भी कह लो, एक फार्मूला होता है जिसको फार्मूला को मैं लिख रहा हूँ 0 से n-1 तक। यह यल का मान निकालने के लिए फार्मूला होता है 0 से n-1 तक। यह यल का मान निकालने के लिए फार्मूला है, ठीक है? n कक्षकों की संख्या कह लो, 1 2 3 4 5 यहाँ दिखाई दे रही। बात समझ में आई? क्लिक हुआ? यल के लिए 2 बात याद रखना है। क्या? यदि यल का मान 0 होता है तो यस उपकोष, यदि यल का मान 1 होता है तो पी उपकोष, यदि यल का मान 2 होता है तो डी उपकोष, यदि यल का मान 3 होता है तो एफ उपकोष। बात क्लिक हुआ? और दूसरी बात क्या है कि यल का मान निकालने के लिए 0 से कहाँ तक? n-1 तक। 0 से कहाँ तक? n तक। बात समझ में आई? तो हम लोग आगे चलते हैं। तो इधर का नोट कर लिए होगे, तो चूंकि मैं मिटा दे रहा हूँ, ठीक है? तो एक बार फिर से रिपीट कर लो। द्वितीयक क्वांटम संख्या या भौम क्वांटम संख्या, द्विगंशिक क्वांटम संख्या, तीनों का नाम एक ही है। यह बात कंफ्यूजन मत करना, यह डाटा बहुत बेहतरीन तरीके से तैयार किया गया, कहीं मिलेगा जल्दी नहीं भैया, ठीक है? तो एक बात याद रखना, यहाँ पर मैं जो बातें बताने जा रहा हूँ, ठीक है? यह बातें क्लिक हुआ होगा तो आगे चलता हूँ। देखो, बात याद रखना, देखो क्या बात याद रखोगे? क्या बात? देखो, इसमें हम डाल ले रहे हैं कोष, इसमें डाल ले रहे हैं यल का मान, कैसे निकालते हैं अभी सिखाएंगे। इसमें डाल लो उपकोष, ठीक है? देखो अभी झट से लिंक कर जाओगे बातों, अगर ध्यान से पढ़ोगे तब। पहला देखो, यदि मान लो n बराबर 1 तो यल का मान कहाँ से कहाँ तक? यल का मान देखो यहाँ लिखा हो। दूसरी बात 0 से n-1 तक, 0 से पहले फार्मूला एक जगह लिख रहे हैं, 0 से n-1 तक, 0 से n-1 तक, ठीक? तो 0 से n का मान कितना है? 1 माइनस 1, ये पहले ही आंसर लिख देते हैं हम। 0 से आंसर निकालो भैया, कहाँ जाएगा? 0 से 0 तक, अर्थात 0 से 0 तक के बीच में कितना संभव है? सिर्फ 0 संभव। कितना संभव है? 0, अर्थात यल का मान कितना आ गया? 0। अब पहली बात पर जाओ यल के वाले, अब यल का मान कितना है? 0। तो देखो यल का मान जब 0 आता है तो कौन सा उपकोष? यस उपकोष। तो कौन सा उपकोष बताओगे भैया? यस उपकोष। कौन सा उपकोष? यस उपकोष। किस कक्षा की बात हो रही है? पहले, तो यहाँ डाल लो पहला नंबर वाला, चौथा नंबर का पहला नंबर। बात क्लिक हुआ? बात क्लिक हुई? तो घबराओ मत, अभी बातें और सीखोगे। अब दूसरे की बात समझो, n बराबर कितना? 2 कोष के लिए, n बराबर कितना? दूसरी कक्षा के लिए, दूसरे कोष के लिए। क्या? वही बात, फार्मूले पर डायरेक्ट 0 से 2-1 तक, 0 से 2-1, 0 से क्या आएगा? 1। तो 0 से बताओ क्या क्या हो सकता है? 0 भी संभव है, 1 भी संभव, अर्थात यल का मान 0 भी होगा और यल का मान 1, दोनों संभव है। क्या है? दोनों संभव है। क्या है? दोनों संभव। यहाँ से बात क्लिक हुआ? अब देखो जब यल का मान 0 होगा तो कौन सा उपकोष? यस उपकोष। अगर जब यल का मान 1 होगा तो कौन सा उपकोष? पी उपकोष। कौन सा उपकोष? पी उपकोष। किस कक्षा की बात हो रही है? दूसरे। तो यहाँ लिख लो 2। बात क्लिक हुई? बात क्लिक हुआ? बात समझ में आया? कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं? यहां से देखो 0 से n-1, n बराबर 2,
2 - 1 यानी 0 से 1, यानी 0 से क्या 1 तक क्या 0 भी संभव 1 भी संभव। यहाँ सिर्फ 0 था, अब इसके आगे कुछ नहीं है। बात समझ में आई, लिंक हुआ बात। अब आगे चलते हैं तीसरी कक्षा की ओर बढ़ते हैं। n बराबर 3, n बराबर 3। तो n बराबर 3 में 0 से कहाँ तक, 0 से n डायरेक्ट वैल्यू रख रहा हूँ 3 - 1 तक, 0 से 2 तक, कहाँ तक 2 तक, 0 से 2 तक। तो ये बताओ 0 से 2 तक क्या क्या संभव है, 0 संभव है, 1 संभव है, 2 संभव, अर्थात यल का मान 1 भी, यल का मान 2 भी, यल का मान, यह तीनों संभव है यल के लिए। क्या है, तीनों संभव है। नीचे दिखाई दे रहा है, यहां तक दिख रहा है। तो यह यल का मान देखो तीनों संभव है। देखो 0 से 2 तक क्या क्या आ सकता है, 0 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है और 2 भी आ सकता है। क्या आ सकता है, 2 भी आ सकता है। तो देखो अब यह पहली बात पर जाओ, जब यल का मान 0 होगा तो कौन सा उपकोष, यह उपकोष, लिख लो यह उपकोष। यदि यल का मान 1 होगा तो कौन सा उपकोष, पी उपकोष, कौन सा उपकोष, पी उपकोष। यदि यल का मान 3 होगा तो कौन सा उपकोष, सॉरी, यदि यल का मान 2 होगा तो कौन सा उपकोष, यदि यल का मान 2 होगा तो कौन सा उपकोष, डी उपकोष, कौन सा उपकोष, डी उपकोष। बात समझ में आ रही है, कौन सा उपकोष, यल का मान 2 होगा तो डी उपकोष। किस कक्षा की बात हो रही है, तीसरे के लिए। तो लिख लो यहां पर 3 3 3 हो जाओ फ्री। नीचे दिखाई दे रहा है, यहां तक, कहां तक दिखाई दे रहा है, बोलो यहां तक, बोलो मैं मार्कर चला रहा हूं, बोलो यहां तक, यहां, चलो ठीक, खाली इसका मतलब यहीं तक ना। चलो एक बार देख लेते हैं, हम भी क्लिक कर लेते हैं। चलो ठीक है, तो आगे बात ध्यान से देखो, क्या बात है, बात क्या है, किस कक्षा के लिए अब जानेंगे, चौथे के लिए। n बराबर 4, n बराबर 4, n बराबर 4 के लिए देखो, n बराबर 4 के लिए, n बराबर 4 के लिए यल का मान क्या होगा, यल का मान होगा 0 से 4 - 1, 4 - 1 मतलब 0 से कहाँ तक, 3 तक। 0 से 3 तक क्या क्या संभव है, 0 भी संभव है, 1 भी संभव है, 2 भी संभव है, 3 भी संभव है। तो जब आप देखो पहली बात, जब यल का मान 0 होगा तो कौन सा उपकोष, यस, कौन सा उपकोष, यस। जब यल का मान 1 होगा तो कौन सा उपकोष, पी, कौन सा उपकोष, पी। यदि यल का मान 2 होगा तो कौन सा उपकोष, डी, देखो यहां पर है, कौन सा उपकोष, डी। यदि यल का मान 3 होगा तो कौन सा उपकोष, यफ, कौन सा उपकोष, यफ। तो इस बात को देखो किस कक्षा के लिए, चौथी, 4 4 4 4। बात क्लिक हुई, बात क्लिक हुई, तो बात याद करो, याद हुआ बात, कोई समस्या नहीं। तो यहां तक बात समझ में आई। अब देखो मैं थोड़ा सा यहाँ पॉइंट को बढ़ा रहा हूं, यह तुम्हारे काम के लिए, इतने बस, इतने तुम्हारे उपयोग में आ सकती है, और इतने यहां तक। अब कुछ बच्चे जागरूक होंगे, सर जी अगर यल का मान बताइए 4 हो जाए तो, कोई बात नहीं, यल का मान 4 होगा तो कौन सा उपकोष बताओगे भैया, जी उपकोष, कौन सा उपकोष, जी उपकोष। अगर यल का मान 5 होता है तो कौन सा उपकोष बताओगे भैया, कौन सा उपकोष बताओगे, यच उपकोष, कौन सा उपकोष, यच। अब तो बात कोई कंफ्यूजन वाली नहीं रहनी चाहिए। आप फिर यहां से यल का मान निकालोगे तो नीचे यस भी आएगा, पी ए भी आएगा, डी भी आएगा, एफ भी आएगा और जी भी आएगा। क्या आ जाएगा, जी भी आ जाएगा। 5वीं कक्षा के लिए, 5वीं कक्षा के लिए क्या आ जाएगा, जी भी आ जाएगा। बात समझ में आई। तो यह बात क्लिक करने वाली थी, यह बात थोड़ा एडवांस लेवल की है, अपर ऊपर लेवल की है, तो यह थोड़ा तुम्हारे लिए जानना भी जरूरी था और सीखना भी जरूरी था। ठीक है, बात क्लिक हुआ। तो इतने बात याद करो, नोट कर लेना, बड़े अच्छे से कॉपी बना लेना। अब हम इसके बाद अगले क्वांटम संख्या के पास चलते हैं।
आगे अपने क्वांटम संख्या के पास। तो यहाँ तक बातें नोट कर लो। तो एक बार फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, दोहरा दे रहा हूँ, द्विगंशिक क्वांटम संख्या या द्वितीय क्वांटम संख्या या भौम क्वांटम संख्या किसे कहेंगे? इसे प्रतिपादित करने वाले वैज्ञानिक का नाम था सोमरफेल्ड। क्या नाम था? सोमरफेल्ड नामक वैज्ञानिक ने इसे प्रतिपादित किया था। यह